वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल डीएलएस एजुकेशन। डीएलएस एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का मोस्ट वेलकम। आज हम बात करेंगे सेंट्रोसोम तारक काय के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। जैसे कि ये भी एक प्रकार का कोशिकांग और ऑर्गेनेल्स है। हमने इससे पहले बहुत सारी ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा था, जैसे कि गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी ऑर्गेनेल्स हो चुके थे। अब हमारा है तारक काय सेंट्रोसोम। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि तारक काय ये होता क्या है, कैसे ये तारक काय क्या है, इसका क्या मतलब होता है, इस तारक काय का अर्थ क्या निकलेगा, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं सेंट्रोसोम। नाम से ही पता चल रहा है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम मतलब कि दो शब्दों से मिलकर हमारा बना हुआ है। अगर हम डिवाइड कर दें इसे दो अलग अलग वर्डों में, तो एक हो जाएगा सेंटर और एक हो जाएगा सोम। मतलब कि सोम का मतलब क्या होता है बच्चों? सोम का मतलब होता है बॉडी और सेंटर का मतलब होता है केंद्र। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सेंट्रोसोम सेंट्रम लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है, सेंट्रोसोम जो हमारा है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है सेंटर, और सोम का अर्थ मतलब कि बॉडी या फिर काय। ठीक है, और ये यूनानी भाषा है। सोम हमारा यूनानी भाषा, बॉडी मतलब यूनानी भाषा से लिया गया है, और सेंट्रो को लैटिन भाषा से लिया गया है। तो ये तो हमारा कुछ बेसिक चीजें हुई। ठीक है, जो आपको इसका अर्थ मालूम होना बहुत जरूरी था। अब हम बात करते हैं कि सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी। डिस्कवर्ड के बारे में डिस्कशन करते हैं कि इसकी खोज किसने की थी। तो बच्चों सबसे पहले अगर हम डिस्कवर्ड के बारे में बात करें तो तारक काय की खोज बोवेरी ने 1888 ईस्वी में 1888 ईस्वी में टी बोवेरी नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने तारक काय की खोज की थी। अब बात करते हैं कि तारक काय हमारा सेल्स में कहाँ पे होता है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोशिका के अंदर एक कोशिकांग होता है ना। कोशिका में कोशिका के कोशिका द्रव में हमारे सारे कोशिकांग होते हैं, लेकिन कहाँ पे होते हैं, किसके पास होते हैं? अगर हम इसकी बात करें तो कोशिका में, कौन सी कोशिका में? एनिमल सेल्स या फिर प्लांट सेल्स, क्योंकि सेल्स भी हमारे दो होते हैं। तो बच्चों तारक काय सेंट्रोसोम केवल एनिमल्स में बात कर रहे हैं, ना कि प्लांट में बात कर रहे हैं। एनिमल सेल्स में केंद्रक के समीप साइटोप्लाज्म में एक तारानुमा संरचना दिखाई देती है, जिसे हम तारक काय या सेंट्रोसोम के नाम से जानते हैं। यूं हम ये कह सकते हैं कि प्राणी कोशिका में केंद्रक के समीप साइटोप्लाज्म में एक तारानुमा संरचना दिखाई देती है, जिसे सेंट्रोसोम कहते हैं। तो आप आसानी से बता सकते हो कि सेंट्रोसोम हमारा सेल्स में कहाँ पे होता है। अब हम बात करते हैं बच्चों कि सेंट्रोसोम क्या हमारा केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है, एनिमल सेल्स में ही पाया जाता है? नहीं, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों में पाया जाता है, लेकिन उच्च पादप कोशिका में सेंट्रोसोम्स नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम निम्न पादप की बात करें, जैसे कि कहने का मतलब ये है बच्चों कि वैसे तो प्लांट सेल्स में हमारा ये तारक काय सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ जो हमारे निम्न पादप है, जैसे हम बात करते हैं शैवाल, जैसे कि हम बात करेंगे शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा और फर्न के बारे में, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रही हूँ। ठीक है, जैसे शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा और टेडोफाइटा तथा फर्न में हमारे शैवाल पाए जाते हैं, वैसे प्लांट्स में नहीं पाए जाते। तो याद रखिएगा, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे कि उच्च पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं होते, लेकिन निम्न पादप जैसे शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा और फर्न में पाया जाता है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। उसके अलावा हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहे हैं कि तारक काय को हम एक नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोसोम। मतलब कि सेंट्रोसोम इंग्लिश वर्ड है, और सेंट्रोसोम को हम बोलते हैं डिप्लोसोम। ठीक है, क्या बोलेंगे? डिप्लोसोम। तो बच्चों आइए हम देख लेते हैं कि डिप्लोसोम का क्या मतलब है। इसे हम डिप्लोसोम क्यों बोलते हैं? भाई अगर तारक काय को डिप्लोसोम नाम दिया गया है तो कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, है ना। तो बच्चों डिप्लोसोम हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक तारक केंद्र के अंदर, मतलब एक तारक काय के अंदर दो तारक केंद्र पाए जाते हैं।
एक तारक काय के अंदर, एक सेंट्रोसोम के अंदर 2 तारक केंद्र पाए जाते हैं, इसलिए इसे हम डिप्लोसोम के नाम से जानते हैं। डिप्लो का मतलब हुआ 2। ठीक है बच्चों, तो आप बता सकते हो कि तारक केंद्र मतलब डिप्लोसोम हम क्यों तारक काय को कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारा सेंट्रोसोम होता कैसे है। तो बच्चों देख लेते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, इस डायग्राम में आपका ये सेल्स है ना। ये सेल्स के अंदर इस तरीके से कुछ तारानुमा संरचना दिखाई देती है, जिसे हम सेंट्रोसोम के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम बात करते हैं कि हमारी संरचना वैसे एकदम क्लियरिटी कैसे होती है। तो बच्चों इसका आकार कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, इसलिए हम इसे बोलते हैं कि ये किस आकार का होता है, तारक केंद्र, मतलब कि बैलगाड़ी के समान, ये हम कह सकते हैं कि पहिए के आकार का। ठीक है, अभी हम इसके बारे में आपको बताएंगे कि इसकी संरचना आप कैसे बताओगे। ठीक है, तो अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहे हैं, इसलिए उस पर आप बहुत फोकस करिएगा। अच्छा, आपको मैंने बताया तारक केंद्र के बारे में। अच्छा, अब बात करते हैं बच्चों कि तारक केंद्र जो हमारा होता है, ठीक है, मैंने आपको बोला कि एक सेंट्रोसोम में, ठीक है, मतलब बच्चों कि एक सेंट्रोसोम में 2 तारक केंद्र पाए जाते हैं, है ना। 2 तारक केंद्र जो पाए जाते हैं उसे आप डिप्लोसोम कहते हैं। और तारक केंद्र के चारों तरफ स्वच्छ कोशिका द्रव भरा होता है। किसके पास? तारक केंद्र के पास। हम तारक काय की बात नहीं कर रहे बच्चों, तारक केंद्र की बात कर रहे हैं कि तारक केंद्र के स्वच्छ कोशिका द्रव भरा होता है उसके चारों ओर, जिसे हम सेंट्रोस्फीयर कहते हैं। सेंट्रोस्फीयर के नाम से हम इसे जानते हैं। तो आपको लिखना है कि तारक केंद्र के चारों तरफ स्वच्छ कोशिका द्रव पाया जाता है, जिसे सेंट्रोस्फीयर कहते हैं। तो आपको चीजें समझ में आ गई होगी। उसके अलावा बच्चों जो हमारा तारक केंद्र होता है, ठीक है, उसके एक किरण निकलती है, उससे रे निकलती है। उस रे को क्या बोलते हैं? तारक की अर्रे बोलते हैं। ठीक है, उस रे को हम अष्टर रे या तार की अर्रे बोलते हैं। हिंदी में ये वर्ड यूज करेंगे और इंग्लिश में अष्टर रे के नाम से जानेंगे। ठीक है, दूसरी चीज बच्चों, तारक केंद्र से कुछ किरणें निकलती हैं, ठीक है, जिसे आप तार की किरणें या तार की अर्रे या अष्टर रे कहते हैं। ये रे बाद में जाकर तर्क तंतु, स्पैनल फाइबर, ठीक है, तर्क तंतु का निर्माण करती हैं। ठीक है बच्चों, आपने पढ़ा है, अभी आपका शायद सेल डिवीजन हमने अभी आपको नहीं पढ़ाया। ठीक है, अभी आगे आपको बताएंगे। जब सेल डिवीजन होता है कोशिका का तो उसमें तर्क तंतु का निर्माण होता है, ठीक है, गुणसूत्र का निर्माण होता है। तो अभी आप ये चीजें वहीं पे पढ़ोगे जब आपको सेल डिवीजन पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी तार की अर्रे होती हैं, जो अष्टर रे होती हैं, जिसे हम अष्टर रे कहते हैं, यही रे बाद में जाकर तर्क तंतु स्पैनल फाइबर का निर्माण कर लेती हैं और बाद में जाकर वो गुणसूत्र को विपरीत ध्रुव पर ले जाने का कार्य करती है। गुणसूत्र मतलब होता है क्रोमोसोम। तो आप क्या लिखोगे कि तारक केंद्र, ये रे बाद में जाकर, मतलब कि तारक केंद्र से कुछ किरणें निकलती हैं जिसे आप तार की अर्रे या अष्टर रे कहते हैं। ये रे बाद में जाकर तर्क तंतु स्पाइंडल फाइबर का निर्माण करती है और जो गुणसूत्र को विपरीत ध्रुव पर ले जाने का कार्य करती है। तो इतनी चीजें आपको लिखनी है इसमें। उसके अलावा अब हम आपको एक चीज बताते हैं जो बहुत ही अच्छा है और टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो क्या आपको जानना है कि तारक काय के तारक केंद्र में डीएनए, प्रोटीन और आरएनए पाया जाता है। किसमें? तारक काय के तारक केंद्र में। मतलब कि जो हमारा सेंट्रोसोम है और सेंट्रोसोम में जो तारक केंद्र पाए जाते हैं उसमें हमारा डीएनए, प्रोटीन और आरएनए, ठीक है, आरएनए पाया जाता है। इसमें डीएनए जो होता है वो नग्न होता है तथा द्विरज्जुकी होता है। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों कि जो हमारा तारक केंद्र में डीएनए, प्रोटीन और आरएनए होता है उसमें से डीएनए नग्न तथा द्विरज्जुकी होता है। ठीक है, ये बात कौन से वैज्ञानिक ने कही थी, है ना? तो ये चीजें रैंडी डिस्प्रे नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बात बताई थी कि
तारक केंद्र के अंदर डीएनए हमारा नगण्य होता है, द्विरज्यकी होता है। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज अगर हम बात करें बच्चों कि तारक केंद्र जो हमारा होता है, मतलब जो हमारा सेंट्रोसोम होता है वो कैसा होता है, तो बच्चों झिल्ली रहित संरचना होता है। झिल्ली रहित संरचना का मतलब ये कि इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, ये बिना मेम्ब्रेन के होते हैं, ये मेम्ब्रेन लेस होते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने तारक काय के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए। अब हम बात करते हैं तारक काय की संरचना के बारे में कि तारक काय की संरचना क्या होगी, कैसी होती है तारक काय की संरचना। तो चलिए सबसे पहले बच्चों आपको जैसे मैंने डायग्राम दिखाया, ठीक है, तारक काय की जो हमारी संरचना होती है वो कार्ट व्हील स्ट्रक्चर की होती है, मतलब पहिए के आकार की होती है, सिलेंडर के आकार की होती है, या हम कह सकते हैं बैलगाड़ी के पहिए के आकार की होती है। अब देखो अगर आप पूरे लैंग्वेज में बोलो तो आप बोल सकते हो कि कार्ट व्हील स्ट्रक्चर बैलगाड़ी के पहिए के समान हमारी तारक काय की संरचना दिखाई देती है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो इस डायग्राम को, इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि जो संरचना बनी है वो कुछ संरचना ऐसी दिख रही है जैसे कि पहिए बैलगाड़ी के पहिए के समान। ठीक है, तो आप इसका बारे में बता सकते हो। अच्छा, ये तारक काय का जो बच्चों डायग्राम है ना, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपको जानना है ना। हमें धीरे धीरे सारी चीजें एक चीज करके पढ़नी है। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कि तारक केंद्र के अंदर एक सिस्क नलिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि तारक केंद्र के अंदर एक सिस्क नलिकाएं पाई जाती हैं जिसे हम 9+0 कहते हैं। मतलब कि बच्चों कि तारक केंद्र के अंदर जो सिस्क नलिकाएं पाई जाती हैं उस सिस्क नलिकाओं को हम या उसे हम बोलते हैं कि सिस्क नलिकाओं को 9+0। कहने का मतलब ये है कि सिस्क नलिकाओं की जो व्यवस्था होती है वो 9+0 होती है। ठीक है, आपको थोड़ा सा कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान समझना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें और आपको ये सारी चीजें बहुत ही कम यूट्यूब चैनल पे आपको बताई जाएगी, इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, मैंने आपको बताया कि तारक केंद्र के अंदर एक सिस्क नलिकाएं पाई जाती हैं और ये सिस्क नलिकाएं की जो व्यवस्था होती है वो 9+0 होती है। ठीक है, 9+0 होती है। 9+0 सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था होती है। अब बात करोगे कि मैम ये 9+0 क्या है, इसका क्या मतलब है, तो बच्चों इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम को देखो और इसमें आप गिनो कितनी बनी है। जो हमारी ये पहिया बना हुआ है वो कितनी पहिया है, आप गिन लो। टोटल 9 पहिया है या नहीं है। तो बच्चों ये जो 9 पहिया है इसी को हम कह रहे हैं कि 9+0। 0 मतलब ये कि जो हमारा सेंटर है, केंद्र है, इसमें कोई भी उपनलिकाएं नहीं है, कोई भी नलिकाएं नहीं है। तो ये हमारा क्या हुआ, 0 हुआ और ये हमारा क्या हुआ, 9 हुआ। ठीक है, ये जो हमारा बना हुआ है ये 9 है, इसलिए हम इसे 9+0 की व्यवस्था कहते हैं कि सूक्ष्म नलिकाओं की जो व्यवस्था होती है वो 9+0 होती है। ये परिधि पर उपस्थित होती है और 9 सिस्क नलिकाएं को हम ट्रिपलेट क्या बोलते हैं, जो ट्रिपलेट फैशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान देना है कि जो हमारी 9+0 की सूक्ष्म नलिकाएं व्यवस्था है, 9 व्यवस्था को हम ट्रिपलेट फैशन, ये त्रिक व्यवस्था बोलते हैं। ये ट्रिपलेट फैशन हम क्यों बोलते हैं, तो बच्चों ट्रिपलेट फैशन हम इसलिए इसे बोलते हैं क्योंकि आप ध्यान से इस डायग्राम को देखिएगा कि जितने भी हमारे उपनलिकाएं हैं उसमें 3, ठीक है, उसमें इस तरीके से 3 उपतंतु बने हैं। देख लीजिएगा 1 2 3, मतलब 3 उपतंतु इसमें बने हैं, सारे में 3 उपतंतु बने हुए हैं। देख लेते हैं, आप डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, इसमें 3 उपतंतु सारे में बने हुए हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, त्रिक बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि ट्रिपलेट, ठीक है, ट्रिपलेट फैशन बोलते हैं या हिंदी में इसे हम त्रिक बोलते हैं कि प्रत्येक सूक्ष्म नलिकाएं 3 उपनलिकाओं से निर्मित होती है। ध्यान दीजिएगा कि आपको लिखना है यहाँ पे कि ये पहिए के आकार की, सिलेंडर के आकार की संरचना होती है तारक केंद्र के अंदर
एक शुष्क नलिकाएं पाई जाती हैं। इस शुष्क नलिकाएं की जो व्यवस्था होती है वो कैसी होती है, 9+0 होती है। ठीक है बच्चों, शुष्क नलिकाएं की जो व्यवस्था होती है वो 9+0 होती है और 9+0 सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था है। ये परिधि पर उपस्थित होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट फैशन। ट्रिपलेट फैशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि सारे जो हमारी जो नलिकाएं हैं उसमें कितनी हमारे उपतंतु है, 3 उपतंतु हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसे ट्रिपलेट बोलते हैं। ओके, तो बच्चों आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको ध्यान देनी है। उसके अलावा बच्चों कि एक उपतंतु, ठीक है, उपतंतु क्या, उपतंतु किसे कहते हैं, जो ये वाली बेटा नलिकाएं हैं, है ना, मतलब ये वाली ये जो बना हुआ है नलिकाओं में 3, है ना, ये A B C, ठीक है, इसे आप मान लो A B C। ठीक है, तो जो 3 A B C उपतंतु हैं वो 13 गोलाकार रचना से बनी है। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे बच्चों लिख भी दिया है। ठीक है, ये ऐसे मैंने बना दिया है ताकि आपको समझ में आए कि ये जो हमारी उपतंतु है, ठीक है, वो 13, ठीक है बच्चों, 13 गोलाकार संरचना से बनी होती है जिसमें शुष्क नलिकाएं नहीं होती है। उसे हम हब या नाभिस के नाम से जानते हैं। मतलब बच्चों कि जो हमारा ये होता है, ठीक है, वो 13 गोलाकार उपतंतु संरचना से बना है जिसमें शुष्क नलिकाएं नहीं होती है। उसे हम हब या नाभि के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे हम इंग्लिश में हब बोलते हैं, हिंदी में इसे नाभि या केंद्रित छड़ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके अलावा बच्चों हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि जो हमारे केंद्र में जो हमारा सेंटर है उसी को हम हब बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा कि इसी को बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, प्रत्येक नलिका का ए उपतंतु क्या है, ये वाला बच्चों। ठीक है, मतलब जैसे अगर हम मान लेते हैं ये ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। ठीक है, 3 उपतंतु है। तो बच्चों प्रत्येक नलिका का ए उपतंतु सी उपतंतु से जुड़ा होता है। मतलब ए उपतंतु हमेशा सी उपतंतु से जुड़ा होता है। कैसे जुड़ा होता है, ध्यान से समझिएगा। अब जैसे कि आपको ये हमारा ए है, ठीक है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। ठीक है, तो किससे जुड़ा होगा, ए और सी से। ये ए और सी से जुड़ा होगा, ए सी है ना, ऐसे हमारा जुड़ा होता है। तो याद रखिएगा कि प्रत्येक नलिका का ए उपतंतु सी तंतु से जुड़ा होता है और ए और सी उपतंतु को हम कनेक्टिव संयोजी कहते हैं। ठीक है, मतलब कि ए और सी उपतंतु को हम क्या बोलेंगे, कनेक्टिव या हिंदी में संयोजनी कहते हैं। तो बच्चों इतनी चीजें मुझे आपको बतानी थी इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक चीज और जान लीजिए कि जो परिधि के ऊपर शुष्क नलिकाएं या सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, जो 9+0 मैंने आपको बताया था, जो 9 वाली होती है, जो परिधि के शुष्क नलिकाएं होती हैं, ठीक है, वो किस प्रोटीन से बनी होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा बच्चों इसे कि ट्यूबुलिन प्रोटीन से हमारी शुष्क नलिकाएं या सूक्ष्म नलिकाएं बनी होती है। उसके अलावा हम बात करते हैं फंक्शन के बारे में, कार्य के बारे में, कि तारक काय का क्या कार्य होता है। तो बच्चों सबसे पहले ये कोशिका विभाजन में मदद करता है, सेल डिवीजन में मदद करता है। कि जब कोशिका का विभाजन होता है, जब कोशिका हमारा डिवाइड हो जाता है, अलग हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है, तो मतलब उसका डिवीजन करने में सेंट्रोसोम मदद करता है। ठीक है, दूसरी चीज बच्चों कि एक तर्क तंतु का निर्माण करता है। जैसे आपको भी आगे बताया गया था, ठीक है, मैंने आपको भी आगे पॉइंट बताया था कि जो हमारी रे निकलती है ना, उस रे जो जाकर तर्क तंतु स्पैनल फाइबर का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये तर्क तंतु का निर्माण करती है। अब तीसरा अगर बात करें, ये आधार कणिका का निर्माण करती है जिसमें सीलिया और फ्लैजेला की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो बच्चों इतनी चीजें आपको सेंट्रोसोम में ध्यान देनी है जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ठीक है, मैंने आपको सेंट्रोसोम का डायग्राम एक एक चीज़ें आपको समझा दी है। ठीक है, जैसे कि आप देख लीजिए कि यहाँ पे ए बी सी बना हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, इसलिए इसमें ऐसे बना हुआ है, आप समझ रहे हो कि ये ए वाला है, ये बी है और ये सी है, और ये तीनों एक दूसरे से ए सी दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। ठीक है,
तो बच्चों इस तरीके से मैंने आपको पूरी प्रोसेस सेंट्रोसोम तारक की बता दी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए।